दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु मंत्रा में। मेरा नाम है डॉक्टर पल्लव गोस्वामी और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसे सुनकर शायद आपको भी आश्चर्य होगा कि किस तरह से एक 30 साल पुरानी कंपनी जो स्थापित है किसी देश में और किसी ऐसे ग्रोइंग मार्केट में जिसमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं, उस बाजार को अपने 30 साल की मेहनत को समेट कर अगर कोई कंपनी जाने का निर्णय ले ले तो ये निर्णय उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना क्रिटिकल है, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये निर्णय उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, कितना मुश्किल हो सकता है, जहाँ पर रोज़गार की संभावनाएं बहुत मुश्किल से पैदा होती हैं और रोज़गार को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल कार्य होता है। ऐसी जगह पर अगर कोई बड़ी कंपनी वापस जाने का फैसला कर ले अपने देश, तो वो कितना सही है और वो कितना नुकसानदायक है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसकी स्थापना विश्व में उस समय हुई थी जब शायद मोटर व्हीकल्स में कारों का चलन ही नहीं था। वो पायनियर कंपनी जिसने कारों की शुरुआत की और आज की डेट में एक नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन में काम करने वाली कंपनी भारत जैसे देश को छोड़कर जा रही है और हम बात कर रहे हैं फोर्ड की। तो फोर्ड मोटर्स ने ये निर्णय क्यों लिया, इस निर्णय के पीछे क्या वजह रही और इस निर्णय का प्रभाव क्या रहेगा भारतीय बाजार में, आइए हम उस पर आज डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों जहां एक तरफ जीडीपी हमारी बहुत अच्छे नंबर्स प्रेजेंट कर रही है, सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडेक्स हमारे टॉप हाइज बना रहे हैं और कार बाजार भी इतना तेजी से ग्रो कर रहा है जहां पर कुछ कंपनीज के लिए कार की वेटिंग्स महीनों चल रही है, ऐसे बाजार में अगर कोई स्थापित कंपनी भारतीय बाजार को छोड़कर जा रही है तो ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे कि लगभग 4000 लोगों का प्रत्यक्ष रोजगार चला जाएगा अगर ये कंपनी अपना बिजनेस पूरी तरह से यहाँ से समेट कर चली जाती है। और अगर हम अप्रत्यक्ष की बात करें तो लगभग 8000 लोगों का रोजगार इस निर्णय से प्रभावित होगा। तो क्या ऐसी परिस्थितियां रही कि फोर्ड को भारतीय बाजार छोड़कर जाना पड़ा, इस पर एक विस्तृत चर्चा शुरू करते हैं। 20 जुलाई 1863 को अमेरिका के मिशिगन राज्य के डेट्रॉइट शहर में और उससे भी थोड़ा सा दूर एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने अपनी किसान परिवार से संबंध होते हुए भी अपने आप को स्थापित किया एक इंजीनियर की तरफ। हालांकि उन्हें कोई भी फॉर्मल शिक्षा नहीं मिली। 16 वर्ष की उम्र में वो अपना गांव छोड़कर अपने शहर की तरफ चले गए और वहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उनकी मशीन्स के प्रति जो लर्निंग थी, जो इच्छाएं थी, जो उनकी उत्सुकताएं थी, वो बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने मशीन्स को ही अपना साथी बनाया। धीरे धीरे अपने करियर में तरक्की करते हुए उन्होंने अपने काम को जारी रखा और भाप के इंजन की रिपेयरिंग कंपनीज में काम करना शुरू कर दिया। उनकी यही जिज्ञासाएं उनको और आगे तक ले गई और उन्होंने 4 पहिए की एक साइकिल का निर्माण कर दिया और इस साइकिल में उन्होंने अपनी रुचि से एक इंजन फिट कर दिया। तो दोस्तों ये शुरुआत थी उस कंपनी की जो कंपनी विश्व में अपने झंडे गाड़ने वाली थी अगले 100 सालों में। तो इस शुरुआत के साथ में उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था फोर्ड मोटर्स। लगभग $28,000 के साथ में इस कंपनी के निवेश के साथ इस कंपनी की स्थापना हुई और ये वर्ष था 1903 का। इसी के साथ चलते चलते 1920 के समय तक उन्होंने इतने मॉडल्स बाजार में लॉन्च कर दिए कि वो मॉडल्स पॉपुलर भी होने लगे और वो मॉडल्स बाजार में पसंद किए जाने लगे। उस समय तक उनका कंपटीशन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ चुका था और एक और कंपनी जिसका नाम था जनरल मोटर्स, वो भी बाजार में आकर अपनी प्रतिस्पर्धा को दिखा रही थी। उसके भी मॉडल्स फोर्ड मोटर्स के लिए कंपटीशन बने हुए थे और दोनों ही कंपनी बाजार में अपनी पकड़ को बना रही थी। लेकिन 1920 से 1930 के दशक में फोर्ड मोटर्स ने ज़बरदस्त अपनी पकड़ बनाते हुए बाजार में कुछ ऐसे मॉडल्स लॉन्च किए कि वो कंपनी नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी उस दशक में। और ये वही दौर था जिस समय हेनरी फोर्ड को दावेदार माने जाने लग गया जो अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते थे। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि बहुत सारे सर्वेज में उनको सपोर्ट किया गया और उनको लोगों ने सराहा। लेकिन अपने व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने अपनी दावेदारी को वापस ले लिया और इस दिशा में राजनीतिक दिशा की तरफ उनका जाना नहीं हो पाया। लेकिन एक सफल बिजनेसमैन के रूप में उन्होंने अपनी कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश कर दिए। सभी जगह पर उनकी कंपनी के उत्पाद का निर्यात होने लग गया और कई देशों में उनके प्लांट्स भी शुरू हो गए जिन प्लांट्स में उनका उत्पादन शुरू हो चुका था।
तो दोस्तों इस तरह से फोर्ड कंपनी ने बढ़ते बढ़ते अपने आप को इस तरह से पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश कर लिया, जिसकी सराहना आज हर एक कस्टमर करता है जो भी फोर्ड के प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल देते हुए अपने उत्पादों को उच्च श्रेणी का बनाना, ये उस कंपनी की विशेषता रही है। भारत में भी अगर आप इस कंपनी के मॉडल्स की बात करें तो बहुत सारे मॉडल्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं और इस कंपनी का लोहा यहाँ की लोकल कंपनीज और आउटसाइड की कंपनीज दोनों मानती हैं। फोर्ड के भारत आगमन की अगर बात की जाए तो ये कहानी शुरू होती है 1991 के उस दौर से, जब भारत में उदारीकरण का दौर था। श्री पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे और श्री मनमोहन सिंह जी उस समय भारत में वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। इनका विजन था कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया को लागू किया जाए, निजीकरण, उदारीकरण और इसके अलावा जितना भी सरलीकरण हो सकता है उद्योगों का उसे किया जाए, एलपीजी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाए। और उस दौर में 1996 के आते आते भारत में फोर्ड को एंट्री मिली और फोर्ड ने अपने व्यवसाय को यहाँ पर शुरू किया। अब कंपटीशन था महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच में कि किस जगह पर फोर्ड अपना प्लांट एस्टेब्लिश करेगी। दोनों जगह पर दोनों राजनीतिक सरकारें अपना अपना पक्ष रख रही थी और दोनों चाहती थी कि फोर्ड उनके राज्य में आकर अपना प्लांट को स्थापित करे। लेकिन तमिलनाडु के पास एक एडवांटेज था कि वहाँ पर ऑलरेडी ऑटो एंसिलरीज की इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश थी। जितने भी उपकरण होते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं, उन सब की एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज ऑलरेडी तमिलनाडु में उपलब्ध थी। तो फोर्ड मोटर्स के लिए भी बहुत आसान था तमिलनाडु में जाकर अपने प्लांट को स्थापित करना और ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने चेन्नई में अपना प्लांट स्थापित किया और वो पहला प्लांट था जो फोर्ड मोटर्स ने भारतीय बाजार में कदम रखने के बाद अपना स्थापित किया और यहाँ से उन्होंने अपनी इकाइयाँ बनानी, प्रोड्यूस करनी और सेल करनी शुरू कर दी। यदि व्यावसायिक साझेदारी की बात की जाए तो फोर्ड ने महिंद्रास के साथ भी व्यावसायिक साझेदारी की और भारतीय बाजारों में महिंद्रास का जो एक्सपर्टीज था उसे भी भुनाने की कोशिश की। दोनों कंपनीज ने मिलकर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। उसके बाद फोर्ड ने अपने खुद के भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और बाजार में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। यदि आपको याद हो तो फोर्ड के कुछ प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर हुए, जैसे फोर्ड एस्कॉर्ट, फोर्ड आइकॉन। ये गाड़ियाँ बहुत पॉपुलर गाड़ियाँ थी और लोगों ने इनको काफ़ी पसंद भी किया और कंपनी को स्थापित करने में इन गाड़ियों के मॉडल्स ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया। धीरे धीरे कंपनी ने 12 नए मॉडल्स भारतीय बाजार में लॉन्च किए और सभी मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल रहे। लेकिन दुर्भाग्यवश इस दौर में कुछ और कंपनीज भी बाजार में आ गई जिन्होंने भी इस बाजार को बहुत अच्छे ढंग से ग्रेस्प कर रखा था, पकड़ रखा था और अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे थे। यही वो दौर था जब भारत में कोरियन कंपनी की भी एंट्री हुई और उसका नाम था हुंडई मोटर्स। भारतीय बाजार में ऑलरेडी मारुति सुजुकी, टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां मौजूद थी। इस पूरे सिनेरियो में फोर्ड मोटर्स को अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं था और यही हुआ। 1.83% मार्केट शेयर के साथ साथ फोर्ड मोटर आज भी बाजार में एक पिछड़ी हुई कंपनियों में मानी जाती है। अगर हम भारतीय बाजार की बात करें, पिछले वित्त वर्ष के नंबर्स की बात करें तो फोर्ड केवल 48,000 कारें ही भारतीय बाजार में बेच पाई है, जो फर्स्ट नंबर की कंपनी के सबसे कम बिकने वाले मॉडल्स के बराबर भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं उत्कृष्ट इंजीनियरिंग होने के बावजूद भी इस उत्पाद को भारतीय कस्टमर्स ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। क्या ऐसे कारण रहे कि भारतीय बाजार में इतने उत्कृष्ट उत्पाद को और पूरे विश्व में अपने आप का झंडा गाड़ चुके हैं, उनको भारतीय कस्टमर्स ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा होना आवश्यक है। इस वित्त वर्ष की बात की जाए तो फोर्ड केवल 15,800 गाड़ियां ही भारतीय बाजार में इस दौर में बेच पाया है। ये कारण महत्वपूर्ण थे और ये परिणाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे कंपनी को इस निर्णय तक पहुंचने में कि हम इस बाज़ार को छोड़कर किसी अन्य बाज़ार में जा सकते हैं, यहाँ से अपने ऑपरेशंस को समेट सकते हैं। तो एक ऐसा बाज़ार जो बहुत ग्रोइंग मार्केट है, जिसमें मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो रहा है, अपर मिडिल क्लास रिच क्लास में कन्वर्ट हो रहा है, कार्स की अफोर्डेबिलिटी बढ़ती जा रही है, बैंकिंग फाइनेंस की सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे बाज़ार में अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो क्या कारण केवल उत्पाद अच्छा होना और बाजार तक नहीं पहुंच पाना है, या ग्राहकों का कंज्यूमर बिहेवियर ना समझ पाना महत्वपूर्ण कारण है। पिछले 10 वर्ष में अगर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कंपनी का ग्रॉस लॉस, सकल घाटा 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट क्रॉस कर चुका है और ये अमाउंट कई छोटे देशों की जीडीपी से भी बड़ा हो सकता है अगर हम इस कैलकुलेशंस में जाएं
तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने अपना एफर्ट्स नहीं किए, अपने प्रयास नहीं किए। 2011 की अगर आप बात करें तो कंपनी ने अपना एक पूर्णतः विकसित और नया प्लांट गुजरात के सानंद में एस्टेब्लिश करने की कोशिश की और वहाँ से बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया और नई गाड़ियाँ, नई टेक्नोलॉजी भारतीय बाजारों को भी सर्व की। लेकिन फिर भी एक ही समस्या रही कंपनी के साथ कि शायद वो भारतीय कस्टमर की मानसिकता को नहीं समझ पाए। वो नहीं समझ पाए कि भारतीय कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या हैं। उन्हें नहीं पता चल पाया कि भारतीय कस्टमर क्या खरीदना चाहता है। उसके अनुसार उन्होंने प्रोडक्ट को बनाने में कहीं ना कहीं गड़बड़ की, या हो सकता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी या उनके विपणन के तरीके बहुत अच्छे नहीं थे जो लोगों को प्रभावित नहीं कर पाए। यदि तुलना की जाए अमेरिकी बाजार और इंडियन बाजारों की तो आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं कि अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय से कहीं ज़्यादा है। वहाँ पर शायद समस्या नहीं है कि पैसा खर्च करना ग्राहक के लिए मुश्किल हो, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर कस्टमर की प्रेफरेंस अच्छा इंजन, अच्छी बॉडी बिल्ड और अच्छा गाड़ी का साइज़ और अच्छा गाड़ी का परफॉर्मेंस होता है, जबकि भारतीय कस्टमर माइलेज को प्रेफरेंस करता है, भारतीय कस्टमर छोटे साइज़ को प्रेफर करता है, भारतीय कस्टमर मेंटेनेंस को प्रेफर करता है और सबसे बड़ी बात, गाड़ी खरीदने से पहले कस्टमर शायद ये भी पूछता है कि इसकी रीसेल वैल्यू मुझे भविष्य में कितनी मिलेगी। तो खरीदने से पहले जब उसकी मानसिकता गाड़ी को बेचने पर मिलने वाले मूल्य को हो तो कहीं ना कहीं कस्टमर अपने एक एक पैसे का तुरंत उपयोग करना चाहता है, पूरा उपयोग करना चाहता है। इसी मानसिकता के चलते शायद भारत में आज मारुति, हुंडई और टाटास जैसी कंपनी अपने आप को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशंस पर स्थापित किए हुए हैं और लगातार अपने बाजार में और अपने मार्केट की स्ट्रेटजीज में वृद्धि कर रही है और कंपनी के मुनाफे में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं कारण कंपनी के बाजार को न समझ पाना ही रहा है। ऐसा कहीं नहीं है कि भारत में कंज्यूमर्स नहीं है, ऐसा भी कहीं नहीं है कि भारत का कंज्यूमर जागरूक नहीं है। सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कंपनी की स्ट्रेटेजीज कहीं ना कहीं रीज़न बनी है इस प्रोडक्ट के या इस कंपनी के भारतीय बाजारों में फेल होने के लिए। इसी के साथ साथ जो दूसरी कंपनी है जिसके साथ साथ भारतीय बाजार में एंट्री किया था वो है हुंडई। आज ये कंपनी 15% मार्केट शेयर के साथ नंबर 2 की पोजीशन पर चल रही है और इसके भी उत्पाद बहुत सफल हैं जितने भारतीय बाजारों से उनको अपेक्षाएं थी। वहीं टाटाज और महिंद्राज अपने भारतीय होने के विश्वास को भी जगाए रखे हैं और भारतीय कस्टमर उनको भी धड़ल्ले से परचेज कर रहे हैं। अगर हम बात करें हुंडई क्रेटा की तो ये एक ऐसी गाड़ी है जिसने बाजार को एक नया बूम दिया है और एसयूवी और एलयूवी के मार्केट में एक नया इन्होंने एक पॉपअप दिया है बाजार को, जिसमें कस्टमर छोटे सेगमेंट से बड़े सेगमेंट की तरफ जाने लग गया है, जहां पर प्राइस भी कस्टमर के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। तो ऐसे बाजार में अगर कंपनी वापस लौट रही है तो शायद ये कंपनी के बिजनेस मॉडल का फेलियर है। इसी प्रकार अगर आप बात करें हम शेवरले मोटर्स की तो ये कंपनी भी भारतीय बाजार में स्ट्रगल करती करती शायद अंतिम सांसें ले रही है। तो क्या ऐसे रीजंस रहे जिन्होंने फोर्ड, शेवरले जैसी कंपनी को वापस जाने पर मजबूर कर दिया? होंडा भी आज की डेट में भारतीय बाजार में स्ट्रगल कर रही है। क्या आप भी इनके विश्लेषण को हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं? तो ये कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस मैं आपके साथ छोड़ रहा हूं कि क्या ऐसे मुख्य कारण रहे जिसके कारण फोर्ड, शेवरले और होंडा जैसी कंपनीज भारतीय बाजार में स्ट्रगल करती नजर आई, जबकि वहीं छोटे सेगमेंट में मारुति, हुंडई, टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनी अपने आप को स्थापित किए हैं। कोई रूरल बाजार में अपनी पकड़ को बना रहा है, कोई सेमी अर्बन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करता है या कोई अर्बन मार्केट में अपने कस्टमर्स को कैच किए बैठा है। तो आप भी इस डिस्कशन में अपना हिस्सा रखिए और अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए कि आपकी नज़र में कौन से रीज़न रहे फोर्ड को वापस जाने की। तो ये चर्चा आज हम यहीं विराम देते हैं। इस पर डिस्कशन हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।